हेलो फ्रेंड, जीएस ओनली में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। तो भाइयों, अगर आपने भी आरआरसी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप पूरे यूट्यूब पे किसी से भी साइंस पढ़ते हो, लेकिन रोज़ शाम 5 बजे जीएस ओनली पे साइंस की क्लास जरूर अटेम्प्ट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़िए कहीं लेकिन रिवाइज यहीं करिए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, बेयर की विधि में बॉक्साइट अयस्क का शुद्धिकरण हेतु पाचन किस में होता है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। टोटल 25 क्वेश्चन रहेगा वीडियो में, जिसमें कि 13 क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 12 क्वेश्चन जीएस ओनली टीम की तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पूछा हुआ क्वेश्चन है ये 2002 से लेकर 2018 तक के सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछले पेपर में आरआरबी ग्रुप डी मतलब रेलवे के किसी भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन जो है वो साइंस का, वो 2002 से लेकर 2018 तक का है। तो ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा हुआ था कि बेयर की विधि में बॉक्साइट अयस्क का शुद्धिकरण हेतु पाचन किस में होता है, KOH, NaOH, H2SO4 या फिर Na2CO3। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NaOH। ठीक, तो बेयर की विधि में बॉक्साइट अयस्क का शुद्धिकरण हेतु डाइजेशन किससे होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के विलयन में 175 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। ठीक, तो बेयर की विधि में बॉक्साइट अयस्क का शुद्धिकरण हेतु डाइजेशन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में 175 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, निम्न में से आयरन पर जंग लगने के कौन से कारण है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया, CO2 के साथ रासायनिक क्रिया। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 3। ठीक, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया। ठीक, तो इसका क्या लोहे पर जंग लगने का कौन से प्रमुख कारण है, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया। एक चीज़ और जानिए, जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है वो अधिक हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में है। फिर से बता रहा हूँ, जंग जब लग जाता है लोहे पे तो उसका भार अधिक हो जाता है। और लोहे पर जंग लगना कौन सी क्रिया है, तो ये है आपकी रासायनिक क्रिया। ठीक, तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक क्रिया है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, अधिक हो जाता है। और आयरन पर जंग लगने के कौन से प्रमुख कारण है, वो होगा आपका ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, जंग यानी कि रस्ट का उदाहरण है। ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन था। यौगिक का, मिश्रण का, मिश्र धातु का, तत्व का। तो जंग यानी कि रस्ट जो उदाहरण है वो है यौगिक का यानी कि कंपाउंड का उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 4, ये क्वेश्चन जीएस ओनली टीम की तरफ से तैयार किया गया है। निम्न में से कौन सा अलौह धातु है, कोबाल्ट, फास्फोरस, निकेल, एल्युमिनियम। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक, आयरन, निकेल, कोबाल्ट एक ही वर्ग की धातुएं हैं। फास्फोरस क्या है, तो एक अधातु है। ठीक, अतः जो एल्युमिनियम है वो आपका अलौह धातु है। ठीक, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित धातुएं प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं, चालन, संवहन, विकिरण या फिर विकिरण और संवहन। ठीक, तो धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं, चालन के द्वारा गर्म होती हैं। ठीक, चालन प्रक्रिया के द्वारा। अब सिंपली थोड़ा सा समझिए सिंपल वे में। मान लीजिए कोई ये आपका आयरन का राड है, आप यहाँ पे इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक, देखेंगे आप ये जब गर्म होता है तो यहाँ भी आपको गर्म महसूस होने लगेगा, फिर कुछ देर तक रहेगा तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये क्या है, ये चालन है आपका। जो अगर मान लीजिए कोई राड है, उसके आप किनारे के साइड पे गर्म कर रहे हैं तो कुछ देर बाद आप उसके बीच में छुएंगे तो वहाँ भी गर्म है। तो ये चालन की प्रक्रिया है। इसी तरीके से धातुएं गर्म होती हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग माइंड में अपने याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2002 से लेकर 2018 तक के क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। और ये आपका 8वां वीडियो है साइंस स्पेशल, जिसमें कि केमिस्ट्री चल रहा है अभी। तो डेली शाम 5 बजे वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, कहीं पढ़िए लेकिन वीडियो को जरूर देखिए आप रिवाइज के तौर पे। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, वात्या भट्ठी यानी कि ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित होता है। वात्या भट्टी कहीं कहीं दिया रहता है और कहीं इंग्लिश में ब्लास्ट फर्नेस ही आपको देखने को मिल सकता है। तो उसमें क्या उत्पादित होता है, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, स्टेनलेस स्टील या फिर स्टील। तो वात्या भट्टी यानी कि ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित होता है कच्चा लोहा। ठीक, अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए घर में जरूर कोई ना कोई बीपी का मरीज होगा, अगर नहीं भी है तो अगल बगल कहीं भी किसी को मान लीजिए ये बंदा बीपी का मरीज है। ठीक,
जो ज़्यादा जल्दी से गुस्सा हो जाता होगा। तो बी से हो गया आपका ब्लास्ट फर्नेस और पी से हो गया आपका पिग आयरन। ठीक, अब पिग आयरन मतलब क्या होता है? पिग आयरन मतलब होता है कच्चा लोहा। तो आप बीपी से याद रख सकते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस में जो है आपका पिग आयरन उत्पादित होता है। ठीक, पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा। ठीक, तो बीपी, बी फॉर ब्लास्ट फर्नेस और पी फॉर पिग आयरन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये केमिस्ट्री का 8वां वीडियो है। वात्य भट्टी का प्रयोग के लिए निम्न में से किसके लिए होता है? अपचयन, संघनन, ऑक्सीकरण, पॉलीमरीकरण। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? अपचयन। ठीक, तो वात्य भट्टी का प्रयोग होता है वो अपचयन के लिए होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, कोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में से किया जाता है? उर्वरक के रूप में, पेंट, औषधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोरंडम का जो प्रयोग होता है वो इनमें से किसी के लिए नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि कोरंडम जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है और इसका जो प्रयोग होता है वो एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक, तो कोरंडम जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है और इसका जो प्रयोग होता है वो एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, गैस, मिश्रण, यौगिक, विलयन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मिश्रण। ठीक, वायु क्या है? ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है। अब पीतल दिया है तो पीतल के बारे में भी जान लीजिए। पीतल जो है वो तांबा और जस्ता की बनी मिश्र धातु है, जिसमें तांबा होता है आपका 70% और जस्ता होता है 30%। ठीक, पीतल किससे बना होता है? तांबा और जस्ता से बना होता है। और वायु क्या है? ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। तांबा तथा जस्ता मिश्रण है, ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कांसा, जर्मन सिल्वर का, पीतल का, इस्पात का। तो तांबा और जस्ता मिश्रण है किसका? पीतल का। ठीक, अब इसमें तांबा 70% और जस्ता 30% होगा तो वो आपका क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका पीतल। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, कांसा यानी कि ब्रोंज मिश्र धातु है किसका? कॉपर और टिन का, कॉपर, टिन, फास्फोरस, कॉपर और जिंक का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉपर और टिन का। ठीक, तो ब्रोंज यानी कि कांसा किसका मिश्र धातु है? तो वो है आपका कॉपर और टिन का मिश्र धातु से कांसा बना है। अब इसमें कॉपर कितना होता है? तो कॉपर होता है आपका 88% और टिन होता है आपका 12%। ठीक, अब इन दोनों को मिला के क्या बना दिया जाता है? कांसा बना दिया जाता है। ठीक, गन धातु एक मिश्रण है किसकी? CuSN, ZN, कॉपर, Mg का, या फिर FeAl, Mn का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गन धातु जो है वो किसका मिश्रण है? वो है आपका CuSN, ZN का। किसका? CuSN, ZN का। इसका मतलब क्या हो गया आपका? कॉपर, टिन और क्या हो गया? जिंक, यानी कि कॉपर, टिन, जिंक। अब एक चीज और जान लीजिए, गन धातु तो कॉपर इसमें कितना है? 88%, टिन कितना है? 10% और जिंक कितना आपका? 2%। ठीक, तो गन धातु किसका मिश्रण है? कॉपर, टिन और जिंक का। कॉपर 88%, टिन 10% और जिंक आपका 2%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए इसको इंक्लूड कर लिया गया था। गन पाउडर निम्न में से किसका मिश्रण है? सबसे पहले जानिए गन पाउडर। गन पाउडर मतलब बारूद, ये किसका मिश्रण है? तो आप जानेंगे सल्फर, कार्बन और फास्फोरस का। ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपसे एग्जाम में मुलाकात हो जाए इस क्वेश्चन से। सल्फर, चारकोल और सोडा का, या फिर सल्फर, रेत, पोटेशियम का, या फिर सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन का। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सल्फर, चारकोल और सोडा का। ठीक, क्या? सल्फर, चारकोल और सोडा का। ठीक, ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ था। तो बारूद किसका मिश्रण है? सल्फर, चारकोल और सोडा का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि टांका किससे बनी होती है? ऑप्शन देखिए, रांगा और तांबा से, सीसा और तांबा से, रांगा और सीसा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सीसा और टिन से बनी होती है। ठीक, किससे बनी होती है? वो बनी होती है आपका जो टांका बना होता है वो बना होता है सीसा और टिन से, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक,
सीसा और टिन से क्या बना होता है? आपका टांका बना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? एक चीज यहाँ पर और देखिएगा, टांका किससे बनी होती है? सीसा और टिन से। सीसा कितना प्रतिशत होता है? तो वो होता है आपका 68%, और टिन जो होता है वो आपका 32% होता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? ऑप्शन देखिए, टिन और लेड का, जिंक और लेड का, या फिर टिन और जिंक का, या फिर कॉपर और जिंक का। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टिन और लेड का। ठीक, तो सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? टिन और लेड का। अब सोल्डर का क्या प्रयोग होता है वो भी जानिए। तो इलेक्ट्रॉनिक वायरों को जोड़ने के लिए जो सोल्डर का प्रयोग किया जाता है वो किससे बना होता है? वो बना होता है आपका टिन और लेड से। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा एक ही क्वेश्चन पे। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, तांबा, सिलिकॉन, कार्बन, सोना। तो जो सब में पाया जाता है वो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? वो हो जाएगा आपका तांबा। ठीक, अब क्यों हो जाएगा तो अब सुनिए। पीतल आपका किससे बना होता है? तांबा और जस्ता से बना होता है। ठीक, कांसा आपका किससे बना होता है? तांबा और टिन से बना होता है। फिर जानिए, जर्मन सिल्वर आपका किससे बना होता है? वो बना होता है आपका तांबा, जस्ता और क्या, निकेल से बना होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ तीनों में कौन पाया गया? तांबा। तो पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका तांबा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा, सीसा किसका मिश्रण है? अभ्रक और क्वार्टज का, कॉपर और टिन का, जस्ता और निकेल का, रेत और लवण का। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेत और लवण का। ठीक, तो सीसा किसका मिश्रण है? वो है आपका रेत और लवण का। ठीक, बिल्कुल ना भूलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, 4+ बार पूछा है कि सीसा किसका मिश्रण है। तो रेत और लवण का जो है ये मिश्रण है सीसा आपका। ठीक, प्रश्न नंबर 19 देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पारा का अयस्क है गैलेना, कैलामाइट, कैलोमल, पेटासाइट। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैलामाइट। ठीक, क्या हो जाएगा? कैलामाइट। तो पारा का अयस्क क्या है? कैलामाइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 20 देखिएगा, अमलगम में रहता है Mg, Hg या NaCl। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका Hg। तो अमलगम में रहता है कौन सा? Hg। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 21 देखिएगा, तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है कौन सा? सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सोना। ये आपका जीएस वाली टीम की तरफ से क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया गया था। तो तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सी है? सोना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अत्यधिक आघातवर्ध यानी कि मैलिएबल धातु कौन सी है? प्लेटिनम, चांदी, लोहा, सोना। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सोना। अब मैलिएबल धातु मतलब क्या कि इसको मतलब पतले से पतले वायर में इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। मान लो कोई ये सोने का आपका कुछ है इतना बड़ा, अब इसको पतले से पतले तार में कन्वर्ट करके बहुत लंबा किया जा सकता है। तो जो सबसे ज़्यादा होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका लोहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 23 देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? टिन, तांबा, लेड, जस्ता। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा तांबा। ठीक, अब तन्यता के अनुसार एक चीज़ और जानिएगा, तार खींचने के लिए सबसे पहले मैं कहूँगा वो तन्यता के अनुसार प्रमुख धातु कौन कौन से होंगे जो सरल। अब तन्यता क्या है? यानी कि सरलता से तार के रूप में उसे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि खींचा जा सकता है। तो सबसे पहले पे क्या आएगा? वो आएगा आपका सोना। ठीक, फिर क्या आएगा? फिर आएगा आपका चांदी, फिर क्या आएगा? प्लेटिनम, फिर लोहा, फिर निकेल, फिर आपका आएगा तांबा, एल्युमिनियम, जिंक, टिन, लेड। तो इस हिसाब से इसमें देखिए सोना दिया नहीं है, फिर चांदी भी नहीं है, प्लेटिनम भी नहीं है, लोहा भी नहीं है, निकेल भी नहीं है। तो अब हुआ इसमें आपका तांबा। फिर कौन सा आएगा? फिर आएगा आपका जिंक, जिंक भी नहीं दिया है। फिर आपका आएगा टिन, टिन दिया है। फिर आपका आएगा लेड, फिर लास्ट में आएगा आपका जस्ता। तो सरलता से खींचा जा सकता है किसको? तो सबसे पहले में अगर सोना दिया रहता तो सोना हो जाता, चांदी दिया रहता तो चांदी हो जाता, लेकिन इसमें नहीं दिया है तो ये तांबा है। तो तांबे को भी आसानी से खींचा जा सकता है तार के रूप में। प्रश्न नंबर 24 देखिएगा, किस तरह की वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
गैस, आर्क, थर्मिट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का जो है सर्वाधिक व्यय होता है। ठीक, प्रश्न नंबर 25 देखिएगा, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेगुलर 5 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। तो प्रश्न नंबर 25 देखिएगा, बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है? एल्युमिनियम में, इस्पात में, नाइट्रोजन में, क्रोमियम में। तो बेसेमर प्रक्रिया का जो प्रयोग होता है वो होता है आपका इस्पात में। क्यों होता है? तो सबसे पहले जानिए बेसेमर प्रक्रिया। तो बेसेमर प्रक्रिया का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था आपका 1850 ईस्वी में। कब हुआ था? 1850 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो वो भी जानिए आप, हेनरी बेसेमर के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? हेनरी बेसेमर ने किया था। और इस प्रक्रिया द्वारा बृहत मात्रा में ढलवा लोहे से इस्पात बनाया जा सकता है। ठीक, तो बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? इस्पात में होता है। बेसेमर प्रक्रिया का आविष्कार कब हुआ था? तो 1850 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? तो हेनरी बेसेमर के द्वारा किया गया था। इस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है? तो इस प्रक्रिया द्वारा ढलवे लोहे से इस्पात बनाया जा सकता है। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिएगा GS ओनली के साथ। अब की बार रेलवे पार।